फ्लूइड मैकेनिक्स के फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट वीडियो होने वाला है। इसमें हम लोग एक रिमेनिंग टॉपिक करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने टोटल 11 फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ को कवर कर लिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे मैंने वो लिंक कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने न्यूटोनियन फ्लूइड भी देख लिया है। तो अब हम लोग देखेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। तो सिंपल डेफिनेशन है इसकी, फ्लूइड्स विच डू नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आर कॉल्ड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब इसका क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं। फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड shear stress is not directly proportional to shear strain rate, therefore we use another term for comparison, that is apparent viscosity। और apparent viscosity क्या होता है? It is the ratio of shear stress and shear strain rate at given condition। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है shear डिपेंडेंट या फिर हम लोग कह सकते हैं टाइम इंडिपेंडेंट, और दूसरा है हम लोग का टाइम डिपेंडेंट या फिर shear इंडिपेंडेंट। इसे तुम अलग से नोट भी कर सकते हो। अब shear डिपेंडेंट फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। उसमें से फर्स्ट हम लोग देखते हैं बिंगम प्लास्टिक। इफ अप्लाइड shear स्ट्रेस इज स्मॉल इट बिहेव्स एज सॉलिड। इफ अप्लाइड shear स्ट्रेस एक्सीड सर्टेन मिनिमम यील्ड स्ट्रेस देन इट बिहेव्स लाइक फ्लूइड। इसका एग्जांपल है टूथपेस्ट। जैसे टूथपेस्ट के केस में तुम लोग ने देखा होगा, जब हम लोग नॉर्मली इसे होल्ड करते हैं तो वो एक सॉलिड के जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही हम लोग उसको प्रेस करते हैं तो फिर वो लिक्विड की तरह वो फ्लो कर जाता है। जबकि सॉलिड क्या है, सॉलिड ऐसे तो फ्लो करता नहीं है जैसे कि टूथपेस्ट हम लोग का फ्लो करता है। तो इसका मतलब वो क्या है, बिंगम प्लास्टिक है, क्योंकि हमने जब पहले जस्ट होल्ड किया था उसमें हमने जो shear स्ट्रेस अप्लाई किया था वो मिनिमम जो रिक्वायर्ड shear स्ट्रेस की वैल्यू थी उससे कम था, इसलिए वो सॉलिड के जैसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही हमने उसके यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा स्ट्रेस लगाया तो फिर वो हम लोग का डिफॉर्म कर गया और फ्लूइड की तरह फ्लो कर गया। अब इसे मैंने यहाँ पे डायग्राम से शो किया है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, न्यूटोनियन फ्लूइड ऐसा बिहेवियर शो करता है, जबकि बिंगम प्लास्टिक के केस में क्या होगा। अब पहले इस डायग्राम को हम लोग समझते हैं। इस डायग्राम में जो वर्टिकल लाइन होगी वो आइडियल सॉलिड के बिहेवियर को शो करता है, क्योंकि देखो यहाँ जितना भी ज़्यादा हम लोग shear स्ट्रेस अप्लाई कर ले, यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट या कह सकते हैं shear डिफॉर्मेशन रेट हम लोग का जीरो होगा, क्योंकि मैंने पहले वीडियो इंट्रोडक्शन में बताया था टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई फॉर सॉलिड्स। और अगर हम लोग डी फाई बाई डी टी कर देंगे तो क्योंकि फाई की वैल्यू कांस्टेंट है तो डी फाई बाई डी टी ज़ीरो हो जाएगी। इसलिए टाउ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डी फाई बाई डी टी, या फिर कह सकते हैं टाउ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डी यू बाई डी वाई। तो यहाँ पे जब तक हम लोग यील्ड स्ट्रेस वैल्यू से कम स्ट्रेस लगा रहे हैं तो यहाँ पे आइडियल सॉलिड की तरह हम लोग का बिंगम प्लास्टिक बिहेवियर शो करता है। और जैसे ही हम लोग एक मिनिमम यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू से ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर देते हैं तो जो बिंगम प्लास्टिक होता है वो एक फ्लूइड के जैसे बिहेवियर शो करने लग जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे शो किया था न्यूटोनियन फ्लूइड, तो उसी के जैसे यहाँ पे बिंगम प्लास्टिक हम लोग का बिहेवियर शो करने लग जाता है। उसका एग्जांपल मैंने बता ही दिया है, टूथपेस्ट। अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी अपना देखते हैं shear थिनिंग, या इसे हम लोग कहते हैं सूडो प्लास्टिक। इफ apparent viscosity of non Newtonian fluid decreases with respect to shear stress, तो उसे हम लोग कहते हैं सूडो प्लास्टिक। इसका एग्जाम्पल है ब्लड, क्विक सैंड और पेंट। ये फ्रीक्वेंटली 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो इन सबको याद कर लेना। अब देखो एग्जैक्टली सूडो प्लास्टिक क्या है, ये मैंने डायग्राम से यहाँ पे शो किया है। डायग्राम में तुम देख सकते हो यहाँ पे वर्टिकल लाइन से ये टाउ रिप्रेजेंट किया है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे मैंने ये वेलोसिटी ग्रेडियंट या इसे ही हम लोग कहते हैं shear स्ट्रेन रेट को रिप्रेजेंट किया है। अब इसका बिहेवियर, ये जो सॉलिड लाइन है मैंने इससे रिप्रेजेंट किया है, इसका बिहेवियर ऐसे देखने को मिलता है। जैसे कि बिंगम प्लास्टिक में हम लोग को ऐसा बिहेवियर मिल रहा था, तो सूडो प्लास्टिक में हम लोग को इस टाइप का बिहेवियर देखने को मिलता है। ये एग्जैक्टली कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसके लिए देखो हमने 2 पॉइंट ले लिया, 1 और 2। अब 1 पे जो हम लोग का shear स्ट्रेस की वैल्यू है वो टाउ 1 है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो हम लोग के वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू है वो डी यू बाई डी वाई 1 है। वैसे ही हम लोग के 2 पॉइंट पे जो shear स्ट्रेस की वैल्यू है वो टाउ 2 है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो हम लोग का वेलोसिटी ग्रेडियंट या फिर shear स्ट्रेन रेट की वैल्यू है वो डी यू बाई डी वाई 2 है। अब यहाँ देखो, अगर हम लोग 1 पॉइंट पे एपरेंट विस्कोसिटी को निकालने की कोशिश करें तो एपरेंट विस्कोसिटी क्या था, इट इज़ द रेशियो ऑफ shear स्ट्रेस एंड shear स्ट्रेन रेट एट गिवन कंडीशन। या shear स्ट्रेन रेट को हम लोग क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। तो हम लोग निकालते हैं म्यू ए वन या फिर एपरेंट विस्कोसिटी एट पॉइंट 1, तो इट इज़ इक्वल टू टाउ 1 अपॉन डी यू बाई डी वाई एट पॉइंट 1। अब यहाँ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से देख सकते हैं कि टाउ 1 अपॉन डी यू बाई डी वाई 1 हम लोग का है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस को ही हम लोग कहते हैं टेन थीटा। तो यहाँ थीटा मैंने एंगल थीटा 1 से रिप्रेजेंट कर दिया है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट 1 हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये देखो म्यू ए वन इज इक्वल टू टेन थीटा 1 हो गया।
अब ऐसे ही 2 पॉइंट पे भी मैंने ये एपरेंट विस्कोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट की और उसके करस्पॉन्डिंग भी हम लोग देख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू tan θ2। अब यहाँ पे डायग्राम से ही तुम देख सकते हो तुम कि θ1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है एज कम्पेयर टू θ2 की वैल्यू। तो θ1 इज ग्रेटर देन θ2, इट इम्प्लाइज tan θ1 is greater than tan θ2, it implies that mu a1 is greater than mu a2। या फिर हम लोग कह सकते हैं apparent viscosity at point 1 is greater than apparent viscosity at point 2। shear stress की जब हम लोग वैल्यू इंक्रीज कर रहे थे तो हम लोग 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे गए, और shear stress की जब हमने वैल्यू इंक्रीज की तो हम लोग क्या देख रहे हैं, apparent viscosity at point 1 is greater than apparent viscosity at point 2। इन द सिमिलर मैनर अगर हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड देखें तो वो है शीयर थिकनिंग, या इन अदर वर्ड्स जिसे हम लोग डायलेटेंट फ्लूइड्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इफ़ एपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीजेज विथ रिस्पेक्ट टू शीयर स्ट्रेस और रेट ऑफ शीयर स्ट्रेन, एग्जाम्पल में मैंने दे दिया बटर। तो यहाँ तुम देख सकते हो जैसा शीयर थिनिंग वाले केस में था उसके जस्ट अपोजिट यहाँ शीयर थिकनिंग में है। यहाँ मैंने प्रूफ भी कर दिया, ये तुम लोग खुद से ट्राई करना। अब यहाँ तुम डायग्राम से ही देख सकते हो कि θ2 की वैल्यू अब हम लोग को जो मिल रही है इट इज़ ग्रेटर देन θ1 की वैल्यू, जस्ट अपोजिट टू द शीयर थिनिंग केस। तो θ2 ग्रेटर देन θ1 हो गया, तो μ a2 की वैल्यू जो है इट इज़ ग्रेटर देन μ a1। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग का शीयर स्ट्रेस की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो यहाँ एपरेंट विस्कोसिटी की वैल्यू भी हम लोग की इंक्रीज कर रही है। और ये तुम लोग बटर के एग्जांपल से समझ सकते हो। घर पे भी तुमने देखा होगा जब हम लोग चर्निंग ऑफ मिल्क करते हैं तो वहाँ पे बटर निकल के आता है, तो देख सकते हो कि जब हम लोग के मिल्क के फॉर्म में था तो फिर उसकी जो विस्कोसिटी थी एज कम्पेयर टू जब वो बटर फॉर्म करने लग जाता है तो विस्कोसिटी उसकी इंक्रीज कर जाती है। तो इसी से तुम याद रख सकते हो कि डायलेटेंट फ्लूइड्स होते क्या हैं एग्जैक्टली। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड्स। इसका फर्स्ट कैटेगरी हम लोग का थिक्सोट्रोपिक। If apparent viscosity of non-Newtonian fluid decreases with respect to time, even though shear stress or shear strain rate is kept constant, then it is called as thixotropic fluids। इसका मतलब क्या हुआ, थीक्सोट्रोपिक फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जिसमें अगर हम लोग कुछ टाइम तक कोई फ्लूइड रखे रहें तो उसकी एपरेंट विस्कोसिटी जो है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज करने लग जाती है। तो इसका एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है आइसक्रीम। अगर आइसक्रीम को भी हमने कहीं प्लेस कर दिया मान लो वार्म कंडीशन में, तो वहाँ पे एपरेंट विस्कोसिटी जो उसकी होती है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज करती चली जाती है। अब इसके अपोजिट जो हम लोग को बिहेवियर शो होता है वो होता है रियोपेक्टिक फ्लूइड्स में, जिसमें कि हम लोग की जो एपरेंट विस्कोसिटी होती है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की वो टाइम के साथ साथ इंक्रीज कर जाती है, इवन दो हम लोग जो उसके कंडीशन है दैट इज शीयर स्ट्रेस या फिर शीयर स्ट्रेन रेट है उसे कांस्टेंट रखते हैं। एग्जांपल देख सकते हो तुम जिप्सम। जिप्सम क्या होता है, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस तुमने देखा होगा, किसी को अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस अप्लाई किया जाता है और उसको अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं तो टाइम के साथ साथ वो सॉलिडिफाई होने लग जाता है। इसका मतलब कि उसकी जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज करने लग जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसी को हम लोग कहते हैं रियोपेक्टिक फ्लूइड्स। अब यहाँ मैंने शो किया डायग्राम की मदद से, यहाँ वर्टिकल में मैंने म्यू ए या फिर एपरेंट विस्कोसिटी को शो किया है और यहाँ मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पे टाइम को रिप्रेजेंट किया है। तो अगर टाइम के साथ साथ हम लोग एपरेंट विस्कोसिटी कांस्टेंट है तो उसको हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट या फिर न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर टाइम के साथ साथ हम लोग की एपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज कर रही है तो रियोपेक्टिक, और अगर डिक्रीज कर रही है तो उसे थीक्सोट्रोपिक फ्लूइड कहते हैं। तो इस तरह से हमने अपना पहला चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स का खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का होगा हाइड्रोस्टैटिक्स।